वेलकम टू ओनली आईएएस। स्वागत है आप सभी लोगों का प्रीलिम बूस्टर न्यूज डिस्कशन में। आज 10 जून 2022 है, तो आइए देख लेते हैं कि ऐसे कौन से इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स हैं जो आज हमें कवर करने हैं। हमारा फर्स्ट आर्टिकल एक मेडिसिन के बारे में है जिसका नाम है दोस्तारलिमाब। ये मेडिसिन न्यूज़ में क्यों है? बिकॉज अभी हाल ही में यूनाइटेड स्टेट्स में एक ट्रायल के दौरान इस मेडिसिन का इस्तेमाल करके 12 कैंसर पेशेंट्स का इलाज किया गया। ये रिवोल्यूशनरी है क्योंकि एक प्रकार की दवा है। अभी तक कैंसर का इलाज सर्जरी या फिर केमोथेरेपी के माध्यम से ही किया गया था। पहली बार किसी दवा ने काम किया है, दैट टू 100%। ये जो दवा है इसने ऐसे पेशेंट्स के ऊपर काम दिखाया है जो रेक्टल कैंसर से प्रभावित थे। रेक्टल कैंसर रेक्टम में होने वाला एक प्रकार का कैंसर होता है जो लार्ज इंटेस्टाइन के बिल्कुल अंतिम हिस्से में आपको रेक्टम का हिस्सा दिखता है। यहां पर जब कैंसर हो जाता है तो उसे रेक्टल कैंसर कहा जाता है। ये सभी पेशेंट्स रेक्टल कैंसर से प्रभावित थे। ये जो दवा है दोस्तारलिमाब, इसको ट्रायल वर्जन में एक मोनोक्लोनल एंटीबॉडी के तौर पर इस्तेमाल किया गया। मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज क्या होती हैं अभी हम उस पर चर्चा करेंगे। ये ट्रीटमेंट 6 महीने तक चला जिसमें हर तीसरे सप्ताह ये दवा दी जानी होती है। हालांकि ये दवा अभी तो बहुत महंगी है, यानी कि इसका खर्च 4 लाख रुपए प्रति माह होगा। उम्मीद करते हैं आने वाले समय में इस दवा के ऊपर थोड़े और रिसर्चेस होंगे और ये दवा और सस्ती होगी। दोस्तारलिमाब ये जो प्रकार की मोनोक्लोनल एंटीबॉडी है, ये चेक पॉइंट्स में जो प्रोटीन्स होते हैं उनको ब्लॉक कर देती है। जो हमारे इम्यून सिस्टम की सेल को, जिन्हें हम टी सेल बोलते हैं, उन्हें काम करने नहीं देती अच्छे से। यहां पर देखिए ये जो चेक पॉइंट्स होते हैं इससे हमारा जो इम्यून रिस्पॉन्स है वो वीक हो जाता है। टी सेल्स अच्छे से काम कर नहीं पाती और यही कारण है ये टी सेल्स कैंसर सेल्स को मार नहीं पाती। ये जो चेक पॉइंट्स हैं ये कुछ प्रोटीन से बने होते हैं, एक प्रकार के प्रोटीन्स होते हैं। ये प्रोटीन्स PD1, PDL1, CTLA4 और B7-1 हो सकते हैं। हो सकता है अभी तक जो मैंने बात कही वो आपको क्लियर ना हुई हो, थोड़ा और सिंप्लीफाई कर देता हूं। सपोज करिए कि ये एक कैंसरस सेल है, ठीक है, ये कैंसरस सेल है और ये है एक टी सेल। टी सेल का काम क्या है कि ये यहां पर जाए, अटैक करे और इस कैंसरस सेल को मार दे। लेकिन इसके ऊपर कुछ प्रोटीन्स आके अटैच हो जाते हैं। जैसे ये एक PD1 एक प्रकार का प्रोटीन है। ये जो PD1 प्रोटीन है ये टी सेल को वीक कर देगा और जब ये टी सेल वीक हो जाएगा तो ये कैंसरस सेल को अच्छे से मार नहीं पाएगा। अब यहां पर ये जो मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज होती हैं वो क्या करेंगी, वो आके सबसे पहले इस PD1 को डिस्ट्रॉय कर देंगी। जब ये PD1 डिस्ट्रॉय हो जाएगा तो ये जो टी सेल है ये फ्री हो जाएगा और अब ये टी सेल कैपेबल होगा कि ये कैंसर सेल को जाके मार दे। इस तरीके से जो कैंसर उसे ट्रीट किया जा सकेगा। तो आपने समझा कि ये जो दवा है ये जो एक मोनोक्लोनल एंटीबॉडी की तरह काम कर रही है, इसमें होता क्या है कि हमारी टी सेल्स को मजबूत किया जाता है ताकि वो कैंसर सेल को मार सकें और उससे जो प्रोटीन्स अटैच होकर उसे वीकन करती हैं वो प्रोटीन्स हो सकती हैं PD1, PDL1, CTLA4 या B7-1। ये एंटी क्लोनल एंटीबॉडी, मोनोक्लोनल एंटीबॉडी जो है वो इन्हें जाकर डिस्ट्रॉय कर देती है ताकि हमारा टी सेल पावरफुल हो जाए और वो कैंसर सेल को डिस्ट्रॉय कर सके। तो दोस्तारलिमाब का क्या काम है? दोस्तारलिमाब इसी तरीके से काम करता है, लेकिन दोस्तारलिमाब हर तरीके के कैंसर में काम नहीं कर पाएगा। ये ऐसे ही कैंसर में काम कर पाएगा जिसमें कुछ जेनेटिक प्रॉपर्टी हो, मिसमैच रिपेयर डिफिशियंसी की, MMR डेफिशिएंसी वाली जो प्रॉब्लम्स होंगी उसमें ही अच्छे से काम कर पाएगा। मिसमैच रिपेयर डेफिशिएंसी क्या होती है? ये वैसे काफी कॉमन तरीके का कैंसर होता है। मतलब जो भी आपको कैंसर पेशेंट्स दिखेंगे उनमें ज्यादातर पेशेंट्स मिसमैच रिपेयर डेफिशिएंसी के ही होते हैं। जो कोलोरेक्टल, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल या इंडोमेट्रियल कैंसर्स होता है उसमें ये मिसमैच रिपेयर डेफिशिएंसी देखी जाती है। इसमें क्या होता है, जैसे मान लीजिए हमारी कोई सेल जो है वो खराब हो जाए या किसी प्रकार का उसमें इंफेक्शन हो जाए, उसमें कोई दिक्कत आ जाए, तो जब सेल अपनी कॉपी बनाता है उसी दौरान वो खुद को ठीक कर लेता है। लेकिन अगर सेल में कोई मिसमैच रिपेयर डेफिशिएंसी है तो सेल खुद को ठीक नहीं कर पाता और सेल की खुद को ठीक ना कर पाने की जो कैपेसिटी है ये कैंसर को बढ़ावा देती है। अगर इस प्रकार की कोई दिक्कत है कैंसर में तो वो दोस्तारलिमाब से ठीक की जा सकती है। ये तो आपने आसान भाषा में समझा। अभी जैसे एक मामला रह गया कि मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज क्या होती हैं। तो मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज हमारे शरीर की एंटीबॉडीज जैसी ही होती हैं, लेकिन हम इन्हें लैब में बनाते हैं। अगर किसी सेल को कोई नुकसान पहुंचा है तो वो सेल को रीस्टोर, इनहेंस, मॉडिफाई करने की कैपेसिटी रखते हैं। जो मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज होती हैं उनको इस तरीके से तैयार किया जाता है कि एक एंटीबॉडी एक ही एंटीजन को हिट करती है नुकसान पहुंचाने के लिए, डिस्ट्रॉय करने के लिए। तो इस तरीके से जो मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज होती हैं वो काम करती हैं और इस तरीके से जो ये दवा है दोस्तारलिमाब ये वर्क करती है। आई होप यू गॉट द पॉइंट। यहां पर देखिए एक क्वेश्चन पूछा गया था 2021 के प्रीलिम्स में कि टर्म ACE2 कई दफा न्यूज में देखा गया है, ये किससे रिलेटेड है? इसका सही जवाब था डी, वायरल डिसीज के स्प्रेड से। मतलब इस प्रकार के जो प्रश्न है किसी टर्म, किसी मेडिसिन के नाम पर आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है। हमारा नेक्स्ट आर्टिकल लिथियम के बारे में है। इलेक्ट्रिक व्हीकल इंडस्ट्री काफी तेजी से ग्रो कर रही है। जो बैटरीज इन व्हीकल्स को पावर करती हैं उनमें लिथियम का बहुत ज्यादा इस्तेमाल किया जाता है।
एंड दैट इज द रीजन कि लिथियम की मांग दिन ब दिन बढ़ती जा रही है ताकि लिथियम आयन बैटरीज को बनाया जा सके इन इलेक्ट्रिक व्हीकल के लिए। ये क्या होता है लिथियम एक सॉफ्ट सिल्वरी व्हाइट मेटल होता है जो स्टैंडर्ड कंडीशन में काफी हल्का होता है और यूं कहें तो काफी हल्का एक सॉलिड एलिमेंट होता है। सॉलिड एलिमेंट आपको अक्सर भारी मिलेंगे बट ये हल्का होता है, हाईली रिएक्टिव होता है, फ्लेमेबल होता है, जहां पर इसे किसी मिनरल ऑयल में ही स्टोर करके रखा जाता है। ये फ्लेमेबल है, यहां तक कि एक्सप्लोड भी कर सकता है अगर ये हवा और पानी में एक्सपोज हो जाए तो। यूज क्या होता है, हाल फिलहाल में जो नई टेक्नोलॉजीज इवॉल्व हो रही हैं उसमें लिथियम का बहुत ज्यादा इस्तेमाल किया जाता है, लाइक इन सेरेमिक्स, ग्लास, टेलीकम्युनिकेशन, एरोस्पेस इंडस्ट्रीज, सब में लिथियम यूज हो रहा है। लिथियम आयन बैटरीज के लिए काफी ज्यादा फेमस है। इसके अलावा इसे लिब्रिकेटिंग ग्रीस, हाई एनर्जी एडिटिव जो रॉकेट प्रोपेलेंट में इस्तेमाल होते हैं, ऑप्टिकल मॉड्यूलेटर, इन सब में, मोबाइल फोन्स के लिए ये जो इस्तेमाल होते हैं, इन सभी में लिथियम का यूज मैसिव स्केल पर किया जाता है। हमारा नेक्स्ट आर्टिकल यूनिफाइड जियोलॉजिक मैप ऑफ द मून के बारे में है। यूनाइटेड स्टेट्स जियोलॉजिकल सर्वे ने नासा और लूनर प्लैनेटरी इंस्टीट्यूट के साथ पार्टनरशिप करके एक कॉम्प्रिहेंसिव मैप तैयार किया है जिसे कहा गया यूनिफाइड जियोलॉजिक मैप ऑफ द मून। देखिए, जियोलॉजिक मैप क्या दिखाता है, कहां पे किस प्रकार की चट्टान पाई जाती है, किस प्रकार की मिट्टी है, उसकी प्रॉपर्टी क्या है। अर्थ का ऐसा मैप तो हमारे पास बहुत पहले से अवेलेबल है, चांद का नहीं था, हमने चांद का बनाया। इससे फायदा ये होगा कि रिसर्चर्स, साइंटिस्ट, स्टूडेंट्स और जनरल पब्लिक इसे एक्सेस कर सकती है। काफी हैंडी है ये, इसका इस्तेमाल रिसर्च के पर्पज से किया जा सकता है। 6 अपोलो एरा के, जब अपोलो मिशन भेजे जाते थे अमेरिका के द्वारा, उस दौरान जो अलग अलग लोकेशंस के मैप्स तैयार किए गए थे, हमने उन्हें इंटीग्रेट किया और ये एक पूरा जियोलॉजिक मैप तैयार कर लिया। फर्दर इस मैप को बनाने में जो कई सारे सैटेलाइट मिशंस गए हैं मून पर, उसका भी इस्तेमाल किया गया है। ये एक डेफिनेटिव ब्लूप्रिंट है जिसका इस्तेमाल आने वाले ह्यूमन मिशंस में भी किया जा सकेगा। मून हमारा एकमात्र नेचुरल सैटेलाइट है और 5वां सबसे बड़ा मून है हमारे सोलर सिस्टम का एज पर द प्रेजेंट इंफॉर्मेशन। अर्थ से इसकी डिस्टेंस 2,40,000 माइल्स है। काफी थिन एटमॉस्फेयर है जिसे एक्सोस्फीयर ही कहा जाता है वहां पे। रिलेटेड मिशंस हैं इंडिया का चंद्रयान 3 मिशन जो जाने वाला है, आर्टेमिस 1 मून मिशन यूएसए का, और चींग 5 मिशन चाइना का। हमारा नेक्स्ट आर्टिकल टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट फंड स्कीम के बारे में है। कोई भी ऐसी इंडस्ट्री है या स्टार्टअप है जो डिफेंस के फील्ड में किसी नई टेक्नोलॉजी के ऊपर काम कर रही है या कुछ बढ़िया डेवलप कर रही है, उसके लिए सरकार पैसे देती है। उसके लिए जो पैसे दिए जाते हैं वो एक फंड में से दिए जाते हैं और उस फंड को कहा जाता है टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट फंड। इसमें किसी प्रोजेक्ट के लिए जो मैक्सिमम अमाउंट अभी दिया जा सकता था दैट वाज 10 करोड़, अभी हाल ही में इस अमाउंट की कैप को बढ़ा के 50 करोड़ कर दिया गया है। इस लिहाज से ये फंड न्यूज में आ गया है। कोई भी प्रोजेक्ट लगाया जा रहा है जिसमें हम टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट कर रहे हैं डिफेंस के फील्ड में, तो उसका 90% कॉस्ट तक इस फंड के तहत दिया जा सकता है, लेकिन मैक्सिमम कैप पहले 10 करोड़ का था, अभी 50 करोड़ का हो गया है। इसके जरिए हम एक ऐसा इकोसिस्टम डेवलप कर रहे हैं जहां पे हम इंडिजीनियस स्टेट ऑफ आर्ट सिस्टम डेवलप कर सकें डिफेंस एप्लीकेशंस में, जो सेल्फ रिलायंट भी हो। इसके माध्यम से जो हमारा डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है उसमें हम सेल्फ रिलायंस को बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं अंडर मेक इन इंडिया। नोडल मिनिस्ट्री है मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस, एग्जीक्यूटिव एजेंसी है डीआरडीओ। इस स्कीम के तहत फाइनेंशियल सपोर्ट दिया जाता है और एक्सपर्टीज भी दी जाती है डीआरडीओ के द्वारा। कोई एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट या सिस्टम हो, प्रोसेस हो या एप्लीकेशन हो, उसके लिए ये प्रोडक्शन कॉस्ट को कम करने में मदद करता है। फर्दर फंक्शनैबिलिटी जो भी है, क्वालिटी जो भी है हमारे डिफेंस इक्विपमेंट की, उसको भी बढ़ाने में मदद करता है। पब्लिक या प्राइवेट इंडस्ट्रीज इसमें पार्टिसिपेट कर सकती हैं, स्पेसिफिकली एमएसएमईज। यहाँ पे स्टार्टअप्स को भी इंकरेज किया जाता है। कोई टोटल प्रोजेक्ट, जो भी प्रोजेक्ट कॉस्ट आ रही है किसी टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट को लेकर, उसका 90% तक फैसिलिटेट किया जा सकता है अंडर दिस फंड। पहले जो कैप था वो 10 करोड़ का था और अभी बढ़ के 50 करोड़ हो गया है। यही तो कॉन्टेक्स्ट है। अगर कोई भी ऐसी एंटिटी है जिसमें 49% से ज्यादा एफडीआई है तो वो इस स्कीम का लाभ नहीं ले सकते। मतलब 49% से कम एफडीआई होना चाहिए इस स्कीम का लाभ लेने के लिए। ये तो सही बात हो गई। हमारा जो नेक्स्ट आर्टिकल है वो ऑस्ट्रेलिया इंडिया वाटर सिक्योरिटी इनिशिएटिव के बारे में है। मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स ने अभी हाल ही में गवर्नमेंट ऑफ ऑस्ट्रेलिया के साथ मिलकर एक एमओयू साइन किया है जो टेक्निकल कोऑपरेशन के लिए है अर्बन वाटर मैनेजमेंट को लेकर। शहरों में जो पानी हम गंदा कर देते हैं, बर्बाद कर देते हैं, उसे कैसे मैनेज किया जाए, उसके लिए एक इनिशिएटिव है जो एमओयू साइन किया गया है। इसके माध्यम से दोनों ही देशों के पास जो भी टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट्स हैं हम उनका इस्तेमाल करेंगे। दोनों ही देश अपनी एक्सपर्टीज को शेयर करेंगे और इसके माध्यम से हम अर्बन वाटर मैनेजमेंट को बेहतर करेंगे। हम कोऑपरेशन को प्रमोट करेंगे और ये जो भी काम किया जाएगा वो एआई वाशी जो हमारा इनिशिएटिव रहा उसके तहत किया जाएगा। ऑस्ट्रेलिया इंडिया वाटर सिक्योरिटी इनिशिएटिव, एआई वासी, ये जो इनिशिएटिव है इसे 2020 में स्टैब्लिश किया गया था। ये वाटर सेंसिटिव सिटी विजन के साथ काम करता है। मतलब एक ऐसा शहर जहां पर पानी को लेकर लोग कंसर्न हो।
ये इनिशिएटिव ऑस्ट्रेलिया के एक्सपर्टीज जो वाटर में है, अर्बन डिजाइन में है, और इंडिया की जो एक्सपर्टीज है उनको एक साथ जोड़ेगा। इसीलिए इसे ट्विनिंग अरेंजमेंट भी कहा गया, क्योंकि दो तरीके की एक्सपर्टीज एक साथ आएंगी। इसके माध्यम से हम सिटीज में सैनिटेशन और पानी की उपलब्धता के ऊपर काम करेंगे। पहले फेज में देखिए, यहां पर 2 लोकेशंस न्यू दिल्ली में चूज की जाएंगी, जहां पर स्पेशल इंटेलिजेंस एनालिसिस और मैपिंग का सहारा लेंगे। 2 सुटेबल साइट्स को चूज किया जाएगा, जहां पर एग्जाम्पलर वाटर सेंसिटिव अर्बन डिजाइन तैयार करके हम उसे इंप्लीमेंट करेंगे कि इस डिजाइन के माध्यम से हम पानी को बचा सकते हैं। हमारा नेक्स्ट आर्टिकल कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट के बारे में है। सुप्रीम कोर्ट ने अभी तेलंगाना के चीफ सेक्रेटरी को यह कहा है कि अगर 2 सप्ताह के भीतर जो 2.5 लाख का अमाउंट उन्हें पे करना है, स्टेट गवर्नमेंट अगर वो पे कर नहीं पाती है तो उनके ऊपर कंटेम्प्ट प्रोसीडिंग्स चालू कर दी जाएंगी। उन्होंने कोर्ट की अवहेलना की है। कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट ये पावर होती है हमारी जुडिशरी की, जिसके माध्यम से वो अपनी गरिमा, मैजेस्टी, रिस्पेक्ट को मेंटेन करते हैं। इस संबंध में 1971 का कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट एक्ट रेगुलेट करता है, इसे रिस्ट्रिक्ट नहीं करता, रेगुलेट करता है। एंड दैट इज द टॉपिक जिसके ऊपर 2022 के प्रीलिम्स में क्वेश्चन पूछा गया है। उम्मीद है आपने इस क्वेश्चन को देख भी लिया है, क्योंकि हमने तो इसका एनालिसिस किया ही था। कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट एक्ट ऑफ 1971 ये इंश्योर करता है कि जुडिशरी को डिसरिस्पेक्ट ना किया जाए। उनकी डिग्निटी या अथॉरिटी को अगर नुकसान पहुंचाया जाता है तो इसके तहत कंटेम्प्ट प्रोसीडिंग्स चालू की जा सकती हैं। कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट को हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं भी डिफाइन नहीं किया गया है। आर्टिकल 129 सुप्रीम कोर्ट को और आर्टिकल 215 करस्पॉन्डिंग हाई कोर्ट को यह अधिकार देता है। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं भी सिविल कंटेम्प्ट और क्रिमिनल कंटेम्प्ट को डिफाइन नहीं किया गया है। ये डेफिनेशन हमें कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट एक्ट ऑफ 1971 में मिलती है। ये पॉइंट भी आपके क्वेश्चन में था प्रीलिम्स 2022 के। सिविल कंटेम्प्ट क्या होता है? जहां पे कोई एक व्यक्ति जानबूझ के कोर्ट की बात को नहीं मानता। क्रिमिनल कंटेम्प्ट एप्लीकेबल होता है अगर किसी व्यक्ति ने कोर्ट की अथॉरिटी को स्कैंडलाइज किया हो, लोअर किया हो, कोर्ट की प्रोसीडिंग्स में इंटरवीन किया हो, या जो भी जस्टिस का एडमिनिस्ट्रेशन है, जो भी कोर्ट के द्वारा कहा गया है, उसे लागू करने में हस्तक्षेप किया हो, तो क्रिमिनल कंटेम्प्ट का मामला बनेगा। हालांकि यह भी प्रावधान है कि 1971 का जो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट एक्ट है उसी में कहा गया है कि अगर क्रिमिनल कंटेम्प्ट का मामला बनेगा तो राइटिंग में कंसेंट ली जाएगी अटॉर्नी जनरल की इस प्रकार की प्रोसीडिंग्स को इनिशिएट करने से पहले। पनिशमेंट क्या है? 6 महीने तक की जेल हो सकती है, या 2000 तक का फाइन हो सकता है, या दोनों हो सकता है। जो एक्यूज्ड हैं कई दफा कोर्ट उन्हें माफी मांग लेने के बाद छोड़ भी देती है। हमारा नेक्स्ट आर्टिकल म्यूचुअल लॉजिस्टिक्स एग्रीमेंट के बारे में है। यह एग्रीमेंट हाल ही में इंडिया ने वियतनाम के साथ साइन किया है। यह जो एग्रीमेंट है यह दोनों ही देशों को एक दूसरे के मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट को एक्सेस करने की अनुमति देता है। स्पेसिफिकेशन लड़ाई के पर्पज से नहीं है, बल्कि रिपेयर और सप्लाईज के रिप्लेनिशमेंट के संबंध में है। अगर कोई भी शिप जा रहा है, उसे कोई रिपेयर करना है या फिर फ्यूलिंग करनी है, तो फिर वो इंडिया के मिलिट्री बेस का इस्तेमाल कर सकते हैं, यहाँ की जो एयरफोर्स है उसकी अनुमति लेने के बाद, और इंडिया भी वियतनाम में ऐसा कर सकता है। यह पहला मेजर एग्रीमेंट है इस प्रकार का जो वियतनाम ने किसी भी कंट्री के साथ साइन किया है। हालांकि हम इसके पहले इस प्रकार के एग्रीमेंट कई सारे अन्य देशों के साथ साइन कर चुके हैं, लेकिन वियतनाम के लिए यह पहला है। दैट्स व्हाई इंपॉर्टेंट है। इंडिया और वियतनाम कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप रखते हैं 2016 से, इसलिए दोनों ही देश डिफेंस की फील्ड में काफी अच्छा कोऑपरेट कर रहे हैं। और वियतनाम इंडिया की एक्ट ईस्ट पॉलिसी का एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्टनर भी है और हमारे इंडो पैसिफिक विजन को भी पूरा करता है। लॉजिस्टिक्स एग्रीमेंट एक प्रकार का एडमिनिस्ट्रेटिव अरेंजमेंट होता है जहां पर एक देश दूसरे देश को अपनी मिलिट्री फैसिलिटीज का इस्तेमाल करने की अनुमति देता है, इस शर्त पे कि वो भी वैसी अनुमति देंगे जहां पर अगर कोई भी शिप उस दिशा से या उस लोकेशन से गुजर रहा है तो कई दफा आपस में वो कोऑपरेट भी कर लेते हैं। इस प्रकार का अरेंजमेंट देखा जाता है इस प्रकार के लॉजिस्टिक्स एग्रीमेंट में। इंडिया ने इसके पहले फ्रांस, सिंगापुर, साउथ कोरिया और यूएसए के साथ इस प्रकार के एग्रीमेंट साइन किए हैं। यूएसए के साथ हमारा ये एग्रीमेंट 2016 में था। हमारा नेक्स्ट आर्टिकल कार्बन बॉम्ब्स के बारे में है। एनवायरमेंटलिस्ट के एक ग्रुप ने, जिसमें लॉयर्स और एक्टिविस्ट शामिल रहे, उन्होंने डिफ्यूज कार्बन बॉम्ब इसे आइडेंटिफाई किया है एक साथ मिलकर, जहां पर कोल, ऑयल और गैस प्रोजेक्ट्स को बंद करने को कहा जा रहा है, क्योंकि अगर हमने ऐसा नहीं किया तो हम ग्लोबल वार्मिंग को रोक नहीं पाएंगे। गार्जियन के अकॉर्डिंग क्या है कार्बन बॉम्ब? कार्बन बॉम्ब कोई भी एक ऐसा ऑयल या फिर गैस प्रोजेक्ट है जो अपने पूरे प्रोजेक्ट टेन्योर में कम से कम 1 बिलियन टन CO2 का एमिशन करेगा। हमें ऐसे प्रोजेक्ट्स को रोकना होगा। पूरी दुनिया में ऐसे 195 प्रोजेक्ट्स आइडेंटिफाई किए गए हैं जो यूएस, रसिया, वेस्ट एशिया, ऑस्ट्रेलिया और इंडिया में है। प्लान यह है कि इन सभी प्रोजेक्ट्स को बंद कर दिया जाए, क्योंकि अगर ऐसा नहीं किया गया तो 2015 में जो हमने पेरिस एग्रीमेंट में प्लान्स बनाए हैं कि हम ग्लोबल वार्मिंग को रोकने के लिए ग्लोबल जो टेम्परेचर का लेवल है उसे रिड्यूस करेंगे, 1.5 से नीचे रखेंगे,
प्री इंडस्ट्रियल एरा के, वो हम कर नहीं पाएंगे, ये नहीं हो पाएगा। वो पूरा नेटवर्क जो इस इनिशिएटिव पे काम कर रहा है उसे नाम दिया गया है लिंगो। लिंगो का फुल फॉर्म है लीव इट इन द ग्राउंड इनिशिएटिव। नाम से समझ में आ रहा है, ये कहते हैं जो भी फॉसिल फ्यूल है उसे ग्राउंड में रहने दीजिए और उसके बिना जीना सीख लीजिए। मतलब फॉसिल फ्यूल्स, पेट्रोलियम, नेचुरल गैस, उसे निकालिए ही मत, उसे जमीन के भीतर रहने दीजिए। ये ऐसा मानते हैं कि हमें 100% यूज करना होगा रिन्यूएबल एनर्जी का, तभी हम अपनी क्लाइमेट को बचा पाएंगे, अपनी अर्थ को बचा पाएंगे। तो ये तो सारा मामला लिंगो का हो गया। रिवीजन करते हैं। मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज, ये लेबोरेटरी प्रोड्यूस मॉलिक्यूल्स होते हैं, ये सही है। यूनिफाइड जियोलॉजिकल मैप ऑफ द मून मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंसेस ने रिलीज किया है, गलत है। इसमें नासा और यूएस की एजेंसी इन्वॉल्व है। कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट, इसे कॉन्स्टिट्यूशन में डिफाइन किया गया है, गलत है, डिफाइन नहीं किया गया है। कार्बन बॉम्ब, ऐसा कोई प्रोजेक्ट जो 1 बिलियन टन CO2 का एमिशन करेगा अपनी पूरी लाइफ टाइम में, ये सही है। लीव इट इन द ग्राउंड इनिशिएटिव, ये लार्ज स्केल फिजिक्स एक्सपेरिमेंट ऑब्जर्वेटरी है, ये गलत है। ये एक वो वेंचर है जो कार्बन बॉम्ब डिफ्यूज करने के ऊपर काम कर रहा है। तो ये तुम्हारा आज का सेशन समाप्त हुआ। उम्मीद करते हैं ये आपको समझ में आया होगा। सो दैट्स ऑल फॉर नाउ, थैंक यू वेरी मच।